हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम पर। मैं विवेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। जल्दी से एक बार आप सभी लोग आ जाओ भाई। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सुनो सुनो सुनो, सर थोड़ा भी लेट नहीं करती। 10:02 पर क्लास स्टार्ट हो जाती। लाइव तो हो जाती पहले, फिर थोड़ा सा 1-2 मिनट आराम से आप तक पहुंचने में लगती, क्योंकि आप लोग दूर दराज रहती तो मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान होती और वो पहुंचने में थोड़ी सी देर हो जाती। तो 1-2 मिनट को देर नहीं कहती, 1-2 मिनट को समय से कहती। ठीक है, चलें स्टार्ट करें भाई। क्या पढ़ना है आज? हीट, एक नया चैप्टर। सुनो, मैंने क्या कहा है कि आप लोग का जो है ना, अभी जो स्टार्ट करेंगे हम हीट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे? हीट स्टार्ट करेंगे। हीट में क्या होगा बेटा? सुनो, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हीट। कौन सा चैप्टर? तो हम अभी स्टार्ट करेंगे आज हीट, यानी इसे हम क्या कहते हैं? हीट, यानी इसे हम कहते हैं उष्मा। तो आज स्टार्ट करेंगे बेटा उष्मा। ठीक है, उष्मा स्टार्ट करेंगे। अब सुनना, हीट जो है ये चैप्टर एक अच्छा खासा लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो आज 2 घंटे मिलेंगे, यानी कि आज कौन सा दिन है? 23 है। कल 2 घंटे मिलेंगे, 24। 25 को भी क्लास ले ही के जाऊंगा मैं। ठीक है, 25 को भी 2 घंटे मिलेंगे। अब बचा क्या? 26 और 28। 2 दिन आपके ऐसे छूट रहे हैं। 26 और 28 को ऑप्टिक्स का मैंने 75 क्वेश्चन, याद रखिएगा, 26 और 28 के लिए मैंने ऑप्टिक्स के, ठीक है, 26 और 28 के लिए मैंने क्या किया है? ऑप्टिक्स का 75 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए दे रहा हूं। मतलब रिकॉर्डिंग दे रहा हूं, रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिल जाएगी। ऑप्टिक्स के 75 क्वेश्चन जो कभी कहीं नहीं करा है, ठीक है, जो यूट्यूब पर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्टिक्स के 75 क्वेश्चन का जो है आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। कहां पर? तो ये मिल जाएगा बेटा आपके ऐप पर। ठीक है, तो 26 और 28 को आपको ये देखना है। 26 को सैटरडे है और 28 को मंडे है। तो ये 26 और 28 को बेटा क्या करना है आपको? ऑप्टिक्स के 75 क्वेश्चन को आपको देखने हैं 2 दिन में। ठीक है, तो इसीलिए मैं सोचा था कि जब तक हूं तो टॉपिक समझा दूं, क्योंकि इस क्वेश्चन आराम से आप रिकॉर्डिंग से भी समझ सकते हो। ठीक है, आराम से रिकॉर्डिंग से समझ सकते हो। तो यहां से हम जो है हीट जो है पढ़ लेते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे बेटे। आज पढ़ना है हीट। कोई बताएगा हीट क्या होता है? हीट क्या होता है? उष्मा। हीट क्या है? उष्मा होती क्या है? जल्दी से कोई बताएगा? जल्दी से। टेलीस्कोप का पीडीएफ केवल देना है मुझे। टेलीस्कोप में कुछ, टेलीस्कोप का केवल आपको उसको रीडिंग करना है। उसमें कुछ खास है नहीं कि जो मुझे आपको पढ़ाने पड़ेंगे। तो टेलीस्कोप का पीडीएफ देना है बस। और लगभग ऑप्टिक्स, जो रे ऑप्टिक्स आपका आता है, एनडीए का सिलेबस लगभग कवर है। हाँ, एयरफोर्स वाले जो बच्चे होंगे तो टेंशन नहीं लेना है। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं सबसे लास्ट में वेब ऑप्टिक्स पढ़ाता हूँ। सबसे अंतिम में मैं आपको वेब ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा, सबसे लास्ट में वेब ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब आ जाओ टॉपिक पे। टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं। क्या होता है? कोई बताएगा? हीट, उष्मा क्या होता है? हीट इज एनर्जी। वो आपको बता दूंगा कैसे मिलेगा वीडियो, कैसे नहीं मिलेगा, वो सब आपको मैं बता दूंगा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, हीट जो है एक टाइप का एनर्जी है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक प्रकार का ऊर्जा होता है। अच्छा, और कुछ? बहुत सही, समझना, देखना। हीट क्या है बेटा?
समझाना चाहूंगा मैं, तो सुनो, हीट और टेम्परेचर में कई बच्चों को अभी तक डिफरेंस नहीं पता होगा। कोई है तो बताओ जिसको दोनों के बारे में अंतर पता है। कोई है जिसको हीट और टेम्परेचर में अंतर पता है? कोई भी बताओ, कोई भी बच्चा हो जिसको हीट और टेम्परेचर में अंतर पता है? कोई ऐसा है क्या? अगर है तो मुझे बताए। कोई भी ऐसा हो जिसे हीट और टेम्परेचर में अंतर पता हो, उष्मा और तापमान में अंतर पता हो? कोई है आप में से? एनीवन? इट इज डिफाइंड एज एनर्जी फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा, हीट टेम्परेचर में कोई अंतर बताएगा? ना। बताइए कोई अंतर। उष्मा नियत है, तापमान अनिश्चित होता है। अच्छा, उष्मा नियत होती है, इतना कूटूंगा ना। टेम्परेचर ग्राम गर्म होता है, हीट निकलता है। अच्छा, टेम्परेचर गर्म होता है, हीट निकलता है। वाह, तालियां। हीट गर्म, टेम्परेचर तापमान। अच्छा, हीट एक एनर्जी होती है लेकिन टेम्परेचर हॉट है। ओ भाई, हीट के एनर्जी का रूप में बदला जा सकता है लेकिन तापमान में नहीं। अरे क्या ये दे रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो। बाके बिहारी लाल की जय। अच्छा, आ जाओ, इधर आओ। अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, ठीक है? अब एकदम कमेंट बंद, अब थोड़ा समझ लो, क्योंकि जिंदगी भर अभी तक जो है 12th कर लिए, सब कर लिए, लेकिन हीट और टेम्परेचर में अंतर आपको नहीं पता चला। यानी आपने 12th भी कर लिया, आपने पूरा अच्छे से डिग्री भी, मतलब 12th की आपने वो ले लिया, इंटरमीडिएट की डिग्री भी ले ली, इंटरमीडिएट की वो भी ले लिया आपने, रिजल्ट भी ले लिया, लेकिन अभी तक आपको ये एक छोटी सी टॉपिक नहीं पता है। तो अब थोड़ा सा कृपया करके कमेंट पर लगाम दें और कमेंट को रोक दें और इन बातों पे ध्यान दें। मान लो अगर मैं इसमें क्या करूंगा, मान लो इसमें मैं क्या भर रहा हूं, इसमें मैं वाटर भर रहा हूं। क्या बेटा? मैं मान लो इसमें क्या कर रहा हूं, वाटर भर रहा हूं। तो वाटर अगर मैं इसमें डालूंगा, इस बीकर में, तो वाटर का क्या होगा? लगातार जब तक वाटर डालता रहूंगा, इसका लेवल क्या होता जाएगा बेटा? बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा? लेवल क्या होता जाएगा? लेवल जो है, पानी का लेवल जो है, लेवल अप होता जाएगा। यानी लेवल क्या होगा बेटा? ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। हाँ या ना? अरे बोलो, यस और नो। जब तक आप पानी डाल रहे हो तब तक क्या हो रहा है? लेवल बढ़ता जा रहा है। जब तक आप पानी डालोगे तब तक इसकी लेवल क्या होगी? लगातार बढ़ती जाएगी। हाँ या ना? बता दो एक बार, यस और नो। बढ़ती जाएगी? आप बोलोगे सब बिल्कुल। अगर मैं कहूं सेम, यही याद रखना कि किसी भी सब्सटेंस में सेम ऐसे ही होता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस में अगर आप क्या देते हो? हीट देते हो। क्या देते हो बेटा? अगर किसी भी सब्सटेंस में, सॉरी, किसी भी सब्सटेंस में अगर आप क्या देते हो? हीट देते हो, तो सेम उसी, जैसे ये लेवल बढ़ रहा है ना, यही लेवल किसके लिए काम करता है? टेम्परेचर का। यानी सेम उसी प्रकार से किसी बॉडी की टेम्परेचर लगातार बढ़ती रहती है। यानी अगर आप उष्मा किसी ऑब्जेक्ट में दे रहे हो, किसी भी आपके बॉडी में, किसी भी सब्सटेंस में अगर आप उष्मा दे रहे हो, हीट दे रहे हो, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। जैसे पानी डाल रहे थे तो लेवल बढ़ता था ना, पता चलता था कि हाँ पानी बढ़ रहा है, आपको पता चलता था ना, बोध होता था ना कि हाँ पानी इसके अंदर बढ़ रहा है, लेवल से पता चलता था। सेम हीट का बोध होता है क्या? टेम्परेचर से। हीट जैसे ही ऑब्जेक्ट में डालोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा।
यानी टेम्परेचर क्या है, मेजरमेंट है किसका, हॉटनेस और कोल्डनेस का। जबकि हीट क्या है, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह क्या होता है, दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो है ये ट्रांसमिट होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट होता है। टेम्परेचर कोई प्रकार का ऊर्जा नहीं है, ये केवल एक तरह से आपको बता रहा है कि लेवल बता रहा है, बस सूचक है। जैसे पानी आप भर रहे हो तो लेवल क्या है, कुछ नहीं है। लेवल कुछ सब्सटेंस है, कुछ है नहीं। लेवल क्या है, केवल बता रहा है कि पानी कितना भरा हुआ है। सेम ऐसे ही हीट आपको बताएगा, हीट आपके सब्सटेंस में कितना है वो टेम्परेचर बताए। अगर मान लो यहां से मैं अगर पानी निकालने लगूं तो क्या हो जाएगा, लेवल लगातार गिरने लगेगा, लगातार कम होने लगेगा, यानी लेवल क्या होगा बेटा, लेवल लगातार डाउन होने लगेगा। सेम ऐसे ही अगर आप वाटर बाहर निकाल रहे हो तब, सेम ऐसे ही अगर आप हीट बाहर निकालो, क्या निकालो बेटा, हीट, तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर सेम आपका ऐसे ही डाउन जाने लगेगा, याद रखिएगा। सेम ऐसे ही टेम्परेचर आपका डाउन जाना जाएगा। यानी जो काम वहां पर लेवल कर रहा था ना, लेवल बता रहा था कि पानी कितना जा मतलब बढ़ रही है घट रही है, यानी उसमें आ रहा है कि जा रहा है, उसका बोध यहां से चलेगा। समझ गए, ऐसे लेवल से जो आपको पानी के बारे में बोध हो रहा है ना, सेम इससे आपको होगा। यानी सुनो, अरे नहीं आज जल्दी जल्दी में चश्मे छूट गए हैं, अभी इस पर ध्यान दो बेटा, अभी इस पर ध्यान दो, जल्दी जल्दी में छूट गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा मतलब सुन ले भाई मेरे, सुन ले, पढ़ाई दे ले, मुझसे क्या शादी करेगा कि मैं अच्छा लग रहा हूं या नहीं लग रहा, ये बता दे। तो भाई इधर प्लीज 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 इधर फोकस करो, लय मत बिगाड़ो मेरा। मेरा जो फ्लो है ना, उस फ्लो में बहुत कुछ निकलता है, ठीक है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा आप जानने को मिलेगा, तो उसे मत तोड़ो, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ इधर, अब सुनो, अब यहां पर बात सुनो। मैंने क्या कहा कि जैसे आपने वाटर डाला तो लेवल अप हुआ, आपको पता चल रहा है कि हाँ पानी इसमें बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सेम वैसे हीट डालोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें हीट आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता, ठीक है। हीट निकलेगा तो टेम्परेचर घटेगा, आपको पता चलेगा कि हीट यहां से ट्रांसफर हो रहा है बेटा। तो टेम्परेचर कुछ और नहीं है, मेजरमेंट है किसका, हॉटनेस और कोल्डनेस का। जबकि हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है बेटा, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट जो है क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का रूप है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। चलिए यहां पर लिखते हैं सबसे पहले शानदार तरीके से, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Heat is a form of energy. Heat is a form of energy. और इसके अलावा heat is a part of internal energy. Heat is a part of internal energy. Heat is a part of internal energy. Heat is a part of internal energy, which transmit it is a part of internal energy which transmit from one to another, which transmit from one to another, which transmit from one to another. इसके अलावा भी और क्या कह सकते हो, on account of temperature difference between two bodies, one to another, on account of temperature difference between two bodies. Thus यहां से हम इसलिए कह सकते हैं
हीट इज ए फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। यहाँ से इस सब चीज़ों के कारण हम क्या कह सकते हैं कि दस हीट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, हीट इज द, यहां से हम कह सकते हैं 10 हीट एनर्जी इज द इंटरनल, 10 हीट एनर्जी इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी ट्रांसमिट। याद रखिएगा, ठीक है। ये तो हो गया इंग्लिश में। हिंदी में अगर बात करूँ तो उसमें क्या होता है बेटा, ओ हो, एक तो काम ही हमने गड़बड़ कर दिया। आहा, इसमें तो इन्होंने अपना फाइल छोड़ दिया था। इसके आगे भी है क्या? ओह नो, ये नहीं होना था। अबे यार, कितना लंबा फाइल है। एक मिनट रुक जाओ यार, ये तो इनके रीजनिंग के फाइल इसी में, फिर पीडीएफ देने में दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। बस इस बच्चे को छोड़ दो। यस, हा, बच गया हमारा फाइल। आ जाओ, अब हिंदी में देखें तो क्या भाई, तो यहां से लिख दोगे आप, ओहो, उष्मा ऊर्जा का रूप है। उष्मा क्या है बेटा? उष्मा ऊर्जा का रूप है जिसमें ठीक है, पदार्थ, या फिर कह सकते हो यह पदार्थ के क्या कह सकते हो, तापांतर के कारण, यानी कि किसी भी वस्तु के तापांतर के कारण, यानी किन्हीं दो वस्तु के बीच के उनके तापांतर का स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा। यहां पर यह भी कह सकते हो किन्हीं दो वस्तुओं के तापांतर के कारण स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को उष्मा कहते हैं बेटा, याद रखिएगा, उष्मा कहते हैं। अब सुनो, यहां से आता है इसकी यूनिट क्या होती है, बताओ। यहां से मेन बात आती है इसकी यूनिट। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, आपको सबसे पहले बताना है कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। सबसे पहले सीजीएस यूनिट क्या होती है, हीट की सीजीएस यूनिट क्या होती है। इसके बाद आपको कन्वर्जन बताना है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट क्या होगा, जूल, सेम जूल हो जाएगा, यस। सीजीएस यूनिट क्या होगी, कैलोरी होगी। एमकेएस यूनिट क्या होगी, एमकेएस यूनिट क्या होगी बताओ, किलो कैलोरी। एमकेएस यूनिट क्या होगी, किलो कैलोरी। तो यहां पर ये आपका हो जाएगा बेटा जूल, ये हो जाएगा कैलोरी, और ये हो जाएगा आपका किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। अब यहां से कन्वर्जन पूछता है, एक कैलोरी में कितना जूल, वाओ, हाउ मेनी जूल। तो यहां से एक कन्वर्जन याद रखिएगा, एक कैलोरी में कितना जूल होता है। तो एक कैलोरी में याद रखिएगा 4.18 जूल होता है बेटा। कितना?
एक कैलोरी में कितना जूल होता है बेटा? 4.18 जूल होता है। एक कैलोरी में कितना जूल? 4.18 जूल। तो इस कन्वर्जन को आप लोग याद रखेंगे। चले तो एक जूल में कितना कैलोरी हो जाएगा बताओ? यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, अपॉन में कर दोगे तो एक जूल में कितना हो जाएगा बेटा? 0.24 कैलोरी। चलो यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक सबको क्लियर है? हीट के बारे में पता चला कि नहीं चला, ये बताओ जल्दी से। नहीं, डेफिनेशन आस्क तो नहीं करेगा, लेकिन डेफिनेशन आपको इसलिए पता होना चाहिए कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं ना कहीं वो डेफिनेशन से ओरिजिन होते हैं उनकी। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको याद थोड़ी ना करा जाता है, समझा जाता है ये सब चीजें। फिजिक्स जिस दिन तुम याद करने लगे समझ जाना कि फिजिक्स तुमने समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है, मतलब इसका मतलब तो फिजिक्स को रटा नहीं जाता है। फिजिक्स को क्या किया जाता है बेटा? समझा जाता है। मैंने इसीलिए आपको ये एग्जांपल से समझाया। हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या लेवल है, एक तरह से वो बताएगा कितनी उष्मा है कितना नहीं है। यहां तक क्लियर है बेटा? चलिए, ये आपकी थी ये वाली बात, उष्मा, हीट। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल, क्या क्या जतन कर बैठे तुम्हें क्या पता। चलें, अब आ जाओ, चले हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालेगा टेम्परेचर। नेक्स्ट हेडिंग डालेगा बेटा टेम्परेचर। जिसे हिंदी में हम कहते हैं ताप। ताप होता क्या है भाई? ताप होता क्या है? तो मैंने बताया मेजरमेंट ऑफ hotness and coldness is known as measurement of hotness and coldness is known as measurement of hotness and coldness is known as टेम्परेचर, यानी गर्माहट एवं ठंडापन की माप एवं ठंडापन की माप को क्या कहते हैं बेटा? माप को तापमान कहते हैं। ठीक है, गर्माहट एवं ठंडापन की माप को क्या कहते हैं बेटे? किसी वस्तु के ताप जो है उस वस्तु की गर्माहट या ठंडापन की क्या होती है? माप होती है। ठीक है, ठीक है, यहां से लिख लो वस्तु के तापमान, वस्तु के गर्माहट या ठंडापन के माप को हम क्या कहते हैं बेटा? तापमान कहते हैं। अब यहां से अगर मैं कहूं कि तापमान है, हाँ सर, तो इन तापमान को, ये एक तरह से माप है ना सर? यस, ये क्या एक तरह से माप है। तो माप को मेजर करने के लिए स्केल्स होंगे ना। अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कितना तापमान है उसके लिए स्केल्स होंगे। ये तो एक तरह से माप है। ये क्या एक तरह से माप है, जैसे मीटर हो गया। अब इसके लिए एक स्केल चाहिए ना जो बताएगा कितना है कितना नहीं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आप पढ़ोगे वो क्या है? नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है आपका टेम्परेचर स्केल। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? वो है आपका टेम्परेचर स्केल। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका टेम्परेचर स्केल। ठीक है,
जिसे हम कहते हैं ताप पैमाना। ये पैमाना है, स्केल है। ये स्केल है, ठीक है। अब यहां पर वेरियस टाइप के जो आपके होते हैं स्केल्स, वो यूज होते हैं किसके लिए? टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। There are various type of scales of temperature are used। यानी बहुत प्रकार के आपके जो यहाँ पर कह सकते हो, बहुत प्रकार के जो टेम्परेचर स्केल्स हैं उनको यूज किया जाता है, ठीक है। इनमें से सबसे पहला हेडिंग डालिएगा, सबसे जो पहला और प्यारा स्केल हो जाता है वो कौन सा हो जाता है बेटा? वो हो जाता है सबसे पहले सेल्सियस। सेल्सियस स्केल, हिंदी में भी बेटा इसे सेल्सियस को नाम है बेटा, याद रखिएगा। तो नाम को हिंदी में भी नाम ही कहते हैं, तो याद रखना। तो अच्छा, सेल्सियस में कट रहा है ना, ये लोगो आ रहा है बीच में, लोगो को अभी हम डाउन करते हैं। चलो अब सही है, आ जाओ, ठीक है। सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल हिंदी में भी इसे हम क्या कहेंगे बेटा? नाम है सेल्सियस, तो सेल्सियस का हिंदी भी सेल्सियस होगा। सेल्सियस पैमाना, ठीक है। सेल्सियस पैमाना में ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ये सेल्सियस के द्वारा डिजाइन किया गया था। उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने अपने स्केल में बताया, क्या बताया उन्होंने अपने स्केल में बताया बेटा कि मान लो ये इनकी स्केल है। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि मेरे स्केल में भैया फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और इन्होंने बोला कि मेरे स्केल में जो बॉइलिंग पॉइंट कितने डिग्री पर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। यानी हिमांक बिंदु क्या है? हिमांक या गलनांक कितना है बेटा? हिमांक या गलनांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस है। और क्वथनांक कितना है आपका? क्वथनांक आपका जो है 100 डिग्री सेल्सियस है। और इन्होंने अपने स्केल को कितने बराबर भागों में बांटा? इन्होंने अपने स्केल को 100 बराबर भागों में बांटा। कितने बराबर भागों में बेटा? 100 पार्ट। यानी यहां पर सेल्सियस बाबा ने अपने स्केल में बोला कि फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ, हमने जो सब्सटेंस लिया कौन सा लिया है? तो याद रखिएगा वाटर लिया। कौन सा? वाटर। यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कहीं कहीं अल्कोहल भी लिया जाता है, ठीक है। मतलब अल्कोहल लिया जाता है, मतलब अल्कोहल पिया नहीं जाता है, अल्कोहल यहाँ पर सब्सटेंस के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। ये नहीं क्या अरे वाह सेल्सियस ने अल्कोहल लिया था, अरे गधे, सेल्सियस ने अल्कोहल लिया नहीं था, अल्कोहल सब्सटेंस के रूप में वहां पर मापने के लिए लिया था, ठीक है। तो ये मत कि पूरा वो कर लेना। अगला फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना बताया उन्होंने? 0 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी का हिमांक बिंदु, यानी जितने में आपका ये बर्फ में बदल जाए। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट इन्होंने कितना बताया? इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट कितना बताया बेटा? तो बॉइलिंग पॉइंट इन्होंने बताया 100 डिग्री सेल्सियस। यानी पानी का क्वथनांक कितना बताया? ठीक है, इन्होंने ये बता दिया भैया। और इन्होंने क्या बताया? द स्पेस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल्स पार्ट।
यहां से कह सकते हो द स्पेस बिटवीन टू fixed point divided into 100 part. Each part represent each part represent 1 डिग्री सेल्सियस। यानी और इन्होंने क्या किया, तो दोनों बिंदुओं के बीच स्थान को 100 बराबर भागों में बांटा, बराबर भागों में बांटा, जहां प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेल्सियस को निरूपित करता है बेटा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। यानी सिंपल अगर मैं बात करूं सेल्सियस स्केल में, तो उन्होंने बोला फ्रीजिंग पॉइंट भैया 0 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने बोला कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पर मेरी स्केल पर, यानी कि जब आपका टेम्परेचर कितना, आप उष्मा देते देते इसका हीट देते देते आपने इसका टेम्परेचर कितना कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस पर करने लगोगे, तब तक पानी आपका क्या हो जाएगा, बॉयल करना स्टार्ट कर जाएगा। तो यहां से उन्होंने बताया कि भाई फ्रीजिंग मेरे पे इतना है, बॉइलिंग मेरे पे इतना है, और जो आपका इन दोनों ये बिंदु और इन बिंदु के बीच में जो स्पेस था स्केल का, इस स्केल को इन्होंने 100 बराबर भागों में बांट दिया। और इन्होंने प्रत्येक भाग कितने के बराबर है, तो 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर था। ठीक है, इनके बाद जस्ट बात जो है वो है फ़ारेनहाइट। क्या है बेटे, नेक्स्ट जस्ट बात जो है वो है फ़ारेनहाइट। क्या है बेटे, फ़ारेनहाइट। तो यहां से नेक्स्ट स्केल का नाम जो आपको लिखना है बेटा वो है आपका फ़ारेनहाइट स्केल। हिंदी में भी इसे हम कहते हैं फ़ारेनहाइट। ठीक है बेटा, हिंदी में भी इसे कहते हैं हम क्या, फ़ारेनहाइट। सुनो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी स्केल पर बताया कि भाई सुनो, मेरे स्केल पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होगा बेटा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बॉइलिंग पॉइंट होगा। यानी उन्होंने बोला कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जो है आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होगा, जो वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट में। अब इन्होंने अपने पूरे स्केल को कितने बराबर भागों में बांटा, तो इन्होंने पूरे अपने स्केल को अगर बात करोगे तो 212 में से 32 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटे, 180। तो इन्होंने पूरे अपने स्केल को 180 पार्ट में, पूरे स्केल को कितने बराबर भागों में बांटा, 180 बराबर भागों में। और प्रत्येक भाग कितने को दिखा रहा है, प्रत्येक भाग जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को दिखा रहा है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से फ्रीजिंग पॉइंट कितना है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट जो है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहां से बात करूं तो स्केल डिवाइडेड इनटू 180 पार्ट, यानी 180 बराबर भागों में बांटा गया। और यहां पर ईच
ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी प्रत्येक भाग जो है वो कितना को निरूपित कर रहा है, प्रत्येक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को दर्शाता है। प्रत्येक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को दर्शाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब सुनो, ये तो हमने देख लिया फ्रीजिंग, बॉइलिंग, ये सब चीजें। यहां से पूछता है कि ये बताओ अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा। मेन बात ये है, अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, यानी कौन बड़ा होगा, 1 डिग्री सेल्सियस बड़ा होगा या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहां से अगर मैं बात करूं बेटा अमाउंट ऑफ हीट की, अमाउंट ऑफ हीट इन ईच डिग्रीज, यानी प्रत्येक डिग्री में कितना होता है। तो सुनो, अमाउंट ऑफ हीट यानी उष्मा की मात्रा की बात करें आप, किसकी बेटा, उष्मा की मात्रा। तो सुनो, आपने क्या देखा अभी तक, अभी देखो, जाहिर सी बात है, मैंने क्या बोला, ये लेवल है, यानी पानी को ये लेवल है, ये क्या बता रहा है, लेवल बता रहा है कि हीट कितना है। तो आपको ये फिक्स होना चाहिए दिमाग में। थोड़ा सा कमेंट करना बंद कर दो बेटा, अभी 1 मिनट के लिए मैं कह रहा हूं, प्लीज 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 1 मिनट के लिए मैं कह रहा हूं कि अभी थोड़ा सा अपनी कमेंट को जो है बंद कर दीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरा कि 1 मिनट के लिए आप लोग कमेंट बंद कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत मानते हो ना मुझे, तो 1 मिनट के लिए जो बेटा कमेंट बंद कर दो। अभी 1 मिनट क्या करना है आपको, मेरी आवाज को सुनना है, नहीं तो फिर बाद में जो है ना ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। और ये क्या होते हैं, बेस है इस चैप्टर के, ये बेस हैं, ये सब क्या है, इस चैप्टर के बेस हैं। और जब बेस ही क्लियर नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि आगे मैं आपको, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, अब मैं इस चैप्टर को कुछ क्लियर करा पाऊंगा, मुझे नहीं लगता है। अगर आप इसके बेस को नहीं समझ पाओगे तो मैं इसके आगे का नहीं समझा पाऊंगा आपको। तो आपको सबसे पहले इसके बेस को समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब कमेंट बंद कर दो, फुल स्क्रीन कर लो सब। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि हीट क्या चाहिए। अगर हीट, अगर मुझे जो बॉयल कराने के लिए चाहिए, पानी सेम है, सब्सटेंस सेम है, उसको बॉयल करने के लिए जो उष्मा की मात्रा चाहिए वो तो सेम ही चाहिए। हाँ, अलग अलग स्केल में मापोगे। जैसे मैं अगर बोलूं बेटा सुनो, मैं अगर बोलूं मुझे एक धागा मिला है, किसी ने धागा, ये अपने हाथ के धागे को तोड़ के स्टूडियो में फेंका है। मान लो ये धागा है, दिख रहा है आपको, मान लो ये 2 हाथों में जितना पकड़ा हूं, इतना पकड़ा हूं बेटा। अब इसकी लंबाई अगर मैं मीटर में मापूं तो हो सकता है ये 0.25 मीटर हो लमसम, लेकिन अगर इसी को मैं सेंटीमीटर में मापूं तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 0.25 मीटर है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इसे ही मैं mm में मापूं तो 250 mm हो जाएगा। इसे ही मैं अगर मापूं किसमें, अगर मैं इसी को मापूं किसमें बेटा, अगर मैं इसी को मापूं, अगर मैं कहूं कि माइक्रोमीटर में, तो कितना हो जाएगा, बोलो, 25 × 10⁻⁴ माइक्रोमीटर हो जाएगा। यानी अगर मैंने क्या कहा कि लंबाई तो
अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है। अब आवाज आ रही है। आवाज आ गई। सुनो फिर से एक बार देख लो। आ जाओ, आवाज आ गई ना अब तो, अब आ जाओ। सुनो मैंने क्या बोला, सुनो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैंने बोला बेटा कि देखो ये एक यूनिट लेंथ है, मैंने ले लिया इतना, इतना लंबाई ले लिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं ये जो लंबाई मैंने अपने हाथों में लिया है, ये आप धागा दिख रहा होगा, ये इस धागा की लंबाई अगर मैं मीटर में मापा तो कितना था, 0.25 मीटर। मान लो 1 मीटर माप लो, इस धागे की लंबाई कितनी है, इस धागे की लंबाई 1 मीटर है। लेकिन अगर मैं इसको सेंटीमीटर में मापूंगा तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। अगर इसे मिलीमीटर में मापूंगा तो कितना हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर। अगर इसे मैं माइक्रोमीटर में मापूंगा तो 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। अगर नैनो में मापूंगा 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। अगर मेगा में मापूंगा 10⁹ हो जाएगा, 10⁹ हो जाएगा, सॉरी 10⁹ मीटर हो जाएगा, 10⁶। अगर मेगा में मापूंगा 10⁻⁻6 हो जाएगा। किलो मापूंगा 10⁻³ हो जाएगा। यानी इसी लेंथ को, इसी यूनिट लेंथ को, इसी यूनिट लेंथ को हमने अलग अलग यूनिट्स में मापा तो वैल्यू अलग अलग आया, आया ना, हाँ या ना। इतने ही लेंथ को, लेंथ तो फिक्स था ना, लेंथ में कोई चेंज था नहीं, लेंथ इतना ही था। इसको अगर हमने अलग अलग यूनिट में मापा तो अलग अलग वैल्यू आई। सेम वैसे ही पानी को उबालने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वो सेम है। अब उस अलग अलग स्केल में आप मापोगे तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। यानी यहां पर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट एक्स्ट्रा करना पड़ता है आपको, 212 पे आपको ये बॉयल हो रहा है। लेकिन जो इनके बीच में अमाउंट ऑफ हीट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो ये अमाउंट ऑफ हीट है वो आपका सेम होगा। यानी जो अमाउंट ऑफ हीट जो है यहां पर देखोगे सेल्सियस में, सेल्सियस स्केल में अमाउंट ऑफ हीट बॉइलिंग और फ्रीजिंग के बीच में फिक्स्ड है, इतना ही आपको चाहिए उबालने के लिए। अब उतने ही उष्मा को, इतने ही उष्मा को इसने कितने बराबर भागों में बांटा, 100 बराबर भागों में बांटा। और उतने ही उष्मा को इसने कितने बराबर भागों में बांटा, फ़ारेनहाइट ने 180 बराबर भागों में बांटा। तो यहां से मैं कहूंगा कि ये बताओ ईच पार्ट कितने को रिप्रेजेंट करता है, 1 डिग्री को। तो यहां से मैं बोलूंगा कि 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा इसमें अमाउंट ऑफ हीट होगा या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में ज्यादा होगा, बताइए किसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट होगा, किसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट होगा। एक रोटी को 10 भागों में बांटो, एक रोटी को 5 भागों में, तो प्रत्येक भाग की ज्यादा, किसमें प्रत्येक भाग की ज्यादा होगी, बताइएगा। 1 डिग्री सेल्सियस बड़ा या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, कौन बड़ा, अरे बोलो। कौन बड़ा है, जाहिर सी बात है कम भाग में जो बटा है तो प्रत्येक भाग उसी का बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अभी भी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कौन कह रहा है भाई, गधे, अभी भी प्योर गधा हो जाओगे क्या इतना समझाने के बाद भी, कि उतने ही उष्मा को 180 बराबर भाग में बांटा तो प्रत्येक भाग छोटा हो जाएगा। मैं कहूँगा 100 रुपये है, अब 100 रुपये को मुझे 5 लोगों में बांटना है तो प्रत्येक लोगों के पास 20-20 रुपये पड़ेगा, और 100 रुपये को ही हमें 20 लोगों में बांटना है तो प्रत्येक लोगों के पास 5 रुपये पड़ेगा। तो कौन सा ज़्यादा है, प्रत्येक लोगों के पास 20 रुपये वाला ज़्यादा हो जाएगा या प्रत्येक लोगों के पास 5 रुपये, तो प्रत्येक लोगों के पास 20 रुपये जिसको मिला है वो ज़्यादा है, बात खत्म। तो यहां पर याद रखिएगा 1 डिग्री सेल्सियस में जो अमाउंट ऑफ हीट होता है वो ज़्यादा होता है। अगर सेंसिटिविटी की बात करें तो याद रखिएगा सेंसिटिविटी ऑफ स्केल, यानी अगर मैं बात करूं पैमाना की सुग्राहिता की, किसकी बात करूं, सुग्राहिता। सुग्राहिता का मतलब क्या होता है कि थोड़ा भी टेम्परेचर, थोड़ा भी आप अगर हीट दो या थोड़ा भी हीट वहां से
आप निकालो तो टेम्परेचर स्केल पर तुरंत दिख जाए। अब यहां पर क्या है कि यहां पर 180 बराबर भागों में बांटने का यही फायदा है कि थोड़ा भी उष्मा दोगे ना तुरंत दिखने लगेगा, 1 डिग्री बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखो इसको 1 डिग्री बढ़ाने में मात्र थोड़ा सा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके ईच भाग में अमाउंट ऑफ हीट कम है। वहीं अगर सेल्सियस को 1 डिग्री बढ़ाना है तो उसमें अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा चाहिए। यानी हल्का सा अगर टेम्परेचर परिवर्तन हो रहा है तो हो सकता है वो सेल्सियस पे ना दिखे, लेकिन वो फ़ारेनहाइट पे दिखेगा। तो सुग्राही कौन सा ज्यादा हुआ, सेंसिटिव कौन सा ज्यादा हुआ है, जो जल्दी टेम्परेचर चेंज को पहचाने? कौन है वो है फ़ारेनहाइट। तो ये हमेशा याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ हीट के उल्टा होता है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये ज्यादा सेंसिटिव होती है, यानी फ़ारेनहाइट स्केल जो है ज्यादा सेंसिटिव है किससे? सेल्सियस स्केल से। इस बात को याद रखिएगा। तो ये थोड़ी सी बात हो गई यहां पर। यहां तक क्लियर है क्या? ये सब क्लियर है तो जल्दी से क्लियर बताओ, फिर मैं नेक्स्ट स्केल पे चलूं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? चलो, यहां तक क्लियर है? अभी आगे देखते हैं कौन ज्यादा सेंसिटिव है। नेक्स्ट है बेटा केल्विन स्केल। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा केल्विन स्केल। केल्विन स्केल को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा केल्विन का एक रिसर्च आपको समझाना चाहूंगा। केल्विन जो है ना, यहां से ही केल्विन, आप लोग थोड़ा सा एक बार दिमाग से सोचो कि एक बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है? एक बात मैं बता रहा हूं, ठीक है? सुनिए, जो सेल्सियस स्केल था, ठीक है, वो कब आया था बेटा? सेल्सियस स्केल 1710 में आ गया था। सेल्सियस कब आया था? 1710 में। जबकि इसके बाद ही सब आए हैं। इसके बाद 1717 में जो है आपका कौन सा स्केल आया? फ़ारेनहाइट स्केल आया। इसके बाद लगभग 1760 के आसपास जो है, मान लो कौन सा आया? आपका केल्विन स्केल आया। यानी केल्विन बहुत बाद में आया है सेल्सियस के। फिर भी टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है भाई? टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है बताओ? क्या होती है? केल्विन होती है। कभी सोचा है क्यों? आप में से कोई सोचा है कि भाई सेल्सियस ने बहुत पहले स्केल दे दिया, उसकी स्केल सही भी थी, कोई दिक्कत नहीं था उस स्केल में, फिर भी इसको हम एसआई यूनिट नहीं माने? इसको हमने एसआई यूनिट नहीं माना, हमने केल्विन को एसआई यूनिट माना। क्यों? केल्विन को इतना वैल्यू क्यों दिया गया? केल्विन के नाम पर जो है टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्यों रखी गई? सोचो, कोई बताएगा आप में से? सोचने वाली बात है कि नहीं है? अबे नीतीश पढ़ ले बेटा। तुम लोग सब, ये जितने भी लोग हैं, प्लीज स्टडी पर फोकस करिए, फालतू चीजों पे नहीं। रितु शर्मा क्या कर रही हो ये? मतलब तुम सब भी अपने आप में एक नमूने हो ना। कहो कि सर हम नमूने से कम है क्या? यहाँ पर कमेंट बॉक्स में एक से एक नमूने मिलते हैं ना। मतलब
मुझे कभी कोई शक होता है कि तुम लोग अर्थ से ही हो, इसी गोले के हो। हाँ, इसी गोले के हो क्या? ये हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए, क्योंकि केल्विन नेगेटिव पॉजिटिव में भी देख सकते हैं, केल्विन को नेगेटिव पॉजिटिव में भी देख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि टेम्परेचर स्केल का डिस्कवर केल्विन ने किया था। अरे यार नहीं, सेल्सियस उससे पहले दे चुका था, 50 बार बता रहा हूँ। बोलिए। क्योंकि सटीक ताप मापता है ना। आइस पॉइंट को केल्विन पर 373। अरे यार ये थोड़ा मतलब होता है, केल्विन स्ट्रॉन्ग था। बाकी का पता नहीं। चलो, अभी तक कोई मुझे, बिकॉज सॉलिड के लिए इन्होंने मिनिमम टेम्परेचर, बिल्कुल। सुनो केल्विन ने क्या किया। आज रिसर्च देखोगे तो तुम भी कहोगे कि वाकई में सर जो यूनिट होना चाहिए वो इसी के नाम पे होना भी चाहिए था, ठीक है, तो इसीलिए उसी के नाम पे है भी। अभी आप एक रिसर्च देखो, केल्विन बाबा के रिसर्च, थोड़ा शांत रहेंगे और केल्विन बाबा की इस रिसर्च को ध्यान से देखेंगे। और इनका, उन्होंने क्या किया, एक डिवाइस लिया, उन्होंने एक वेसल लिया, ठीक है, क्या किया, एक डिवाइस लिया, एक मतलब कह सकते एक वेसल लिया, ठीक है, एक कंटेनर कह सकते हो। इस कंटेनर में उन्होंने क्या किया, दो चीज लगाया। क्या क्या? एक उन्होंने इस कंटेनर में लगाया ये क्या था, ये क्या था बेटा, ये जो था, ये क्या था, ये था बेटा टेम्परेचर गेज। ये क्या था, टेम्परेचर गेज, यानी ताप मापने वाला था, ठीक है। और यहां पर इस कंटेनर में उन्होंने क्या लगाया, यहां पर इन्होंने लगाया प्रेशर गेज। क्या लगाया बेटा, प्रेशर गेज। और इसमें उन्होंने क्या डाला, इन्होंने इसमें गैस मॉलिक्यूल्स डाला। क्या, गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब गैस इन्होंने भरा, एयर। इन्होंने मॉलिक्यूल भरा, ठीक है। सुनो क्या हुआ, हाँ चेंज किया, वो स्विच ऑफ हो गया 5 मिनट तक। यहां तक क्लियर है? चलिए अब सुनो, यहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लॉट बनाया, मतलब एक उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बेटा कह सकते हो ग्राफ बनाया। किसके बीच में, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। इन्होंने किसके बीच में बनाया है, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। आइए ग्राफ देखते हैं कौन सा बनाया उन्होंने। बहुत ही प्यारा ग्राफ बनाया था, बहुत ही प्यारा और दुलारा ग्राफ बनाया था। किसने, हमारे प्यारे केल्विन बाबा ने। इन्होंने यहां पर इसमें जो किया ना, इन्होंने प्रेशर बढ़ा के टेम्परेचर बढ़ा के जो भी किया वो मैं बता रहा हूं आपको। चलिए
ये क्या बताएगा बेटा, ये लाइन प्रेशर बताएगा, ठीक है, प्रेशर यानी दाब। और ये लाइन क्या बताएगा बेटा, ये वाली, ये पूरी ये लाइन जो है, यानी जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है। अब वाई एक्सिस के नीचे जाओगे तो निगेटिव होगा, यानी यहां तक जो आएगा पॉजिटिव आएगा। ये आपका टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल यानी ये टेम्परेचर है, ठीक है बेटा। ये क्या है बेटा, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर याद रखना, इधर के साइड रहेगा तो पॉजिटिव, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन के इधर रहेगा तो निगेटिव, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग गैस भर के उनमें अंतर देखना स्पष्ट किया, ठीक है। उन्होंने अलग अलग गैस भरा। सबसे पहले उन्होंने गैस 1 लिया, गैस 1, और इसमें इन्होंने क्या देखा, इसमें इन्होंने जैसे जैसे प्रेशर डाउन करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर भी क्या होने लगा, डाउन होने लगा। इन्होंने क्या किया, गैस 1 लिया, ठीक है, यानी इन्होंने आपका गैस 1 लिया, गैस 1 इस कंटेनर में भरा, इसमें भर दिया पूरे कंटेनर में। और जैसे जैसे उन्होंने क्या किया बेटा, जैसे जैसे वो प्रेशर डाउन करते गए, वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता गया। प्रेशर डाउन किया, टेम्परेचर डाउन हुआ, प्रेशर डाउन किया, टेम्परेचर डाउन हुआ। जैसे ही उन्होंने प्रेशर 0 कर दिया, वो टेम्परेचर में कहीं जाके माइनस में वैल्यू मिला। कहां, तो कहीं जाके जो है बेटा यहां पर माइनस में आपको वैल्यू मिला, ठीक है। इन्होंने देखा कि भाई गैस 1 हमने रखा तो ये चीज हुआ। अब इन्होंने क्या किया, उसी पूरे स्केल में उन्होंने गैस सेकंड, दूसरा गैस भरा। उस कंटेनर में उन्होंने क्या किया, उस कंटेनर में उन्होंने गैस दूसरा भरा। और दूसरे गैस के लिए भी जब उन्होंने देखा क्या, कि दूसरे गैस में भी जब वो क्या कर रहे थे, दूसरे गैस में भी जैसे जैसे वो प्रेशर डाउन कर रहे थे, जैसे जैसे वो प्रेशर डाउन कर रहे थे, वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा था। जैसे जैसे प्रेशर डाउन कर रहे थे बेटा, वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा था। और जब प्रेशर 0 कर दिए तो उस समय टेम्परेचर कहीं जाके एक फिक्स्ड पॉइंट पर जाके मिला, ठीक है, यहां। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और गैस लिया। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने एक और गैस लिया, और वो लिया गैस 3, तीसरी गैस ली, और उसको कंटेनर में भरा। उस कंटेनर में देखा कि जैसे जैसे ये फिर क्या करने लगे, इन्होंने देखा कि भाई साहब, इन्होंने गैस 3 भरा, ठीक है। गैस 3 में इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने गैस 3 का भी प्रेशर डाउन करना स्टार्ट किया, यानी प्रेशर गेज है ही, तो प्रेशर डाउन करना स्टार्ट किया। और देख क्या रहे हैं कि टेम्परेचर स्केल क्या शो कर रहा है, टेम्परेचर स्केल पर भी प्रेशर डाउन होने लगा। जैसे जैसे वो प्रेशर डाउन करते गए, जैसे ही उन्होंने प्रेशर 0 किया, टेम्परेचर क्या हुआ बेटा, टेम्परेचर स्केल पर, टेम्परेचर पर कहीं जाके वो माइनस में कोई एक वैल्यू मिल गई। अब इसमें कॉमन पॉइंट इन्होंने तीनों गैस में क्या देखा बेटा, इसमें कॉमन पॉइंट आपको क्या दिख रही है, थोड़ा सा सोचो, कॉमन पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, कॉमन पॉइंट क्या दिख रहा है, ये मुझे बताओ, कॉमन पॉइंट क्या दिख रहा है, कॉमन पॉइंट इस ग्राफ में क्या दिख रहा है, कमेंट करिएगा एक बार, कॉमन पॉइंट आपको इस ग्राफ में क्या दिख रहा है। कॉमन पॉइंट क्या दिखा बेटा आपको, बिल्कुल सेम निगेटिव पॉइंट पर। इन्होंने क्या देखा कि मैंने तो अलग अलग गैस लेकर लिया था, उन गैस की बिहेवियर्स अलग अलग थी, लेकिन सुनो, उन्होंने कॉमन पॉइंट क्या देखा, केल्विन ने अपने स्केल में क्या देखा बेटा, केल्विन ने अपने रिसर्च में क्या देखा कि मैंने इसमें अलग अलग क्या भरा था, अलग अलग जो है मैंने गैस भरा था, जिसकी बिहेवियर्स एकदम अलग थी, जिनका मेल्टिंग फ्रीजिंग सब चीज अलग था। लेकिन ये मैंने देखा कि जब मैं प्रेशर 0 कर दे रहा हूं बेटा, यानी एट
यहां पर क्या है, यहां पर बेटा प्रेशर जीरो है इस पॉइंट पर। अगर मैं इस पॉइंट पर बोलूं तो क्या हो जाएगा, प्रेशर जीरो। जब मैंने तीनों गैसों में प्रेशर जीरो किया तो टेम्परेचर में एक निगेटिव वैल्यू मिली और वो मुझे फिक्स्ड मिली। गैस कोई भी हो, सबस्टेंस कोई भी हो, अगर आपने प्रेशर एकदम जीरो कर दिया तो वहां पर जो टेम्परेचर होगा वो एक फिक्स्ड वैल्यू मिला। और वो टेम्परेचर कौन सा था, वो टेम्परेचर था मेरे प्यारे बच्चों, वो टेम्परेचर था -273। थोड़ा सा इसको बड़ा करो, वो वैल्यू थोड़ा सा फिक्स्ड मिला और कितना मिला, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर कितना था, -273.15 डिग्री सेल्सियस। यानी यह आपका क्या है, यह आपका जो है सबसे न्यूनतम टेम्परेचर है। इससे कम तापमान पाना मुमकिन नहीं है किसी भी सबस्टेंस का। मिनिमम टेम्परेचर है ये, क्या है बेटा, मिनिमम टेम्परेचर है, इस बात को याद रखिएगा। मिनिमम टेम्परेचर, न्यूनतम ताप। और इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं बेटे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं इसे केल्विन में देखूं तो केल्विन ने अपने स्केल पर इसको कितना रखा, केल्विन ने अपने स्केल की शुरुआत यहीं से की और इस टेम्परेचर को इन्होंने कहा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसी ताप को इन्होंने क्या कहा, परम शून्य ताप। और केल्विन ने, याद रखिएगा, इसी ताप को केल्विन ने अपने स्केल पर 0 केल्विन से स्टार्ट किया। यानी केल्विन का स्केल अगर कहे कि केल्विन में सबसे न्यूनतम ताप कितना होता है तो केल्विन स्केल में 0 केल्विन से ही आपका स्टार्ट होता है। और इसी कारण जो है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ता जाएगा। अब इससे 0 से कम आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए केल्विन स्केल को एक और नाम दिया गया, क्या, पॉजिटिव स्केल। पॉजिटिव स्केल भी इसे कहा जाता है बेटा, क्योंकि इसमें कभी भी वैल्यू आपको निगेटिव में नहीं मिलेगा। और सबसे न्यूनतम ताप क्या होता है बेटा, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है। इससे नीचे तापमान आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो केल्विन ने मिनिमम टेम्परेचर दिया था, ये सबसे न्यूनतम जो ताप होगा, यानी केल्विन ने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर दिया था, जो रियल में जीरो है, जो परम शून्य है। और इस टेम्परेचर पे उन्होंने क्या गैस का बिहेवियर देखा कि गैस मॉलिक्यूल जो हमेशा चलते रहते थे वो एकदम रुक गए, स्थिर पड़ गए। उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो भी जीरो हो गई। यानी टोटल एनर्जी जो इस गैस मॉलिक्यूल्स का था क्या हो गया, वो जीरो हो गया। यानी इनके पास कोई एनर्जी नहीं रहा, इन मॉलिक्यूल्स के पास कोई एनर्जी नहीं रहा और ये अपनी जगह पर स्थिर एकदम ऐसे रुक गए, मौन हो गए। और यही आपका जो है स्केल को जो है, यही कह सकते हो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को, जहां पर सब चीज स्थिर पड़ जाए, रुक जाए, गैस मॉलिक्यूल जीरो उनकी वेलोसिटी हो जाए, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, एनर्जी जीरो हो जाए, एकदम स्थिर पड़ जाए, टेम्परेचर एकदम न्यूनतम आ जाए। इस टेम्परेचर को उन्होंने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा और अपनी स्केल की शुरुआत यहीं से की। इसीलिए केल्विन के नाम पर जो है टेम्परेचर की एसआई यूनिट रखी गई। यहां तक क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है? सर आप अचानक इतना तेज बोल देते हो कि ईयरफोन हिल जाता है कानों में। अरे यार मैं थोड़ा सा मूड में आ जाता हूँ। मैं थोड़ा सा मूड में आ जाता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते जो है मैं मूड में आ जाता हूँ, ठीक है। थोड़ा तुम लोग जो है ईयरफोन वॉल्यूम डाउन ही रखा करो, ठीक है।
इसलिए कि देखो मजे से पढ़ाता हूँ ना मैं थ्योरी थोड़ी ना समझा रहा, मैं तो यार मजा आ जाता है इसको पढ़ाने में। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पढ़ाने में यार आनंद आ जाता है, दिल को एकदम तसल्ली मिल जाती है। आवाज अभी बंद हुआ था क्या? प्रेशर थोड़ा निगेटिव करेगा भाई। दाब मतलब क्या है, दबा रहा है या नहीं दबा रहा, बात खत्म। नहीं दबा रहा तो जीरो, तो प्रेशर तो ना तुम जीरो कर दोगे, कुछ भी निगेटिव कर दोगे प्रेशर। कान में झंझनाहट हो जाती है कोई नहीं, कान का इलाज करा लेना, ठीक है। थोड़ा सा यार समझा करो, फीलिंग्स को समझा करो, ठीक है। पढ़ाने में यार आ जाता है मजा यार। इस केल्विन बाबा ने इतना अच्छा इस एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट को जब भी पढ़ाता हूं ना अंदर से आत्मा प्रसन्न हो जाती है, समझ गए। तो यहां तक क्लियर है कि केल्विन को क्यों ऐसा यूनिट माना गया, क्योंकि इन्होंने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर दिया, परम शून्य ताप, यानी जहां इससे नीचे टेम्परेचर हम नहीं मेजर कर सकते, नहीं पा सकते, इससे नीचे तापमान पाना नामुमकिन है, होता ही नहीं है। यानी सबसे जीरो टेम्परेचर कहाँ, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसपे केल्विन ने अपने स्केल पर 0 केल्विन से स्टार्ट किया, यानी 0 केल्विन से नीचे तापमान नहीं पा सकते, सेल्सियस में इतने से कम नहीं पा सकते। तो उन्होंने इसके बारे में बताया, इस पूरे फिनोमिना के बारे में बताया। इस समय काइनेटिक एनर्जी 0 हो जा रही है, सब चीज 0 हो जा रहा है। ये सब किसने बताया? केल्विन बाबा ने बताया। किसने बताया? केल्विन बाबा ने। तो ये सब लिख लेना, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होता है जहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, मॉलिक्यूल्स की 0 हो जाती है। ये भी Ke=0 लिख लेना। अब इन्होंने अपने स्केल पर क्या दिखाया, तो केल्विन बाबा है, उन्होंने भी अपना स्केल दिया भाई, और इन्होंने अपने स्केल पर बताया, कि भैया देखो ये मेरा स्केल है। इन्होंने बताया कि 273 केल्विन पर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और 373 केल्विन पर आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। और इन्होंने उतने ही अमाउंट ऑफ हीट को कितने बराबर भागों में बांटा, 100 बराबर भागों में बांटा। यानी यहां पर अगर मैं बात करूं, ईच पार्ट कितने को रिप्रेजेंट करता है, ईच पार्ट ऑफ 1 केल्विन, सॉरी ईच पार्ट ऑफ स्केल रिप्रेजेंट कितने को दर्शाता है, तो ये दिखाता है 1 केल्विन को, प्रत्येक भाग जो है 1 केल्विन को दर्शाता है। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो फ्रीजिंग पॉइंट इन्होंने कितना लिया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्होंने लिया 273, और इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या लिया, इन्होंने लिया 373 केल्विन, ठीक है बेटा। तो यहां से आप कह सकते हो बेटा, यहां से अगर मैं बात करूं कि बेटा अमाउंट ऑफ हीट के मामले में बताओ, अगर मैं बात करूं अमाउंट ऑफ हीट के मामले में, अमाउंट ऑफ हीट यानी उष्मा की मात्रा में बात करूं, तो याद रखिएगा उष्मा की मात्रा में ये, क्योंकि उतने ही उष्मा को इसने भी 100 बराबर भागों में, सेल्सियस ने भी 100 बराबर भागों में, तो ये दोनों 1 डिग्री सेल्सियस में जितना अमाउंट ऑफ हीट होगा ना, उतना ही 1 केल्विन में होगा। और ये दोनों बड़े होंगे किससे, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि ये 180 बराबर भागों में बांटा था। क्लियर। और वहीं अगर मैं सेंसिटिविटी की बात करूं, सेंसिटिविटी ऑफ स्केल, स्केल की अगर मैं बात करूं, पैमाने की सुग्राह्यता पर कौन ज्यादा सुग्राही है, अगर पैमाने की सुग्राह्यता पर मैं बात करूं बेटा, तो क्या हो जाएगा, यहां पर तुरंत हो जाएगा उल्टा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा सुग्राही है। अरे यार, यहां पर कह सकते हो कि डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, ज्यादा सुग्राही है। किससे, डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस और केल्विन से। इस बात को याद रखिएगा, यहां तक नोट डाउन कर लो फटाफट।
यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। नहीं क्लियर है सर एक बार दीवार में लड़ाओ। सर कब जाओगे वैष्णो देवी? बेटा हम लोग 25 को रात में यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, यानी 26 को हम वहाँ पहुँचेंगे, 26 को हम लोग चढ़ाई चढ़ेंगे। तो 26 को अगर आप लोग उधर आसपास के हो, जम्मू वगैरह के, तो आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। पूरी टीम आ रही है, आप किसी से भी मिल सकते हो, पूरी टीम। अच्छा, फिजिक्स और मैथ्स की क्लास में नेकबैंड नहीं लगाते? तो एक है कि क्लास में मेरे सोओगे नहीं, बीच में एकदम तेज चिल्लाऊंगा तुरंत जग जाओगे। क्या होगा भाई, कहाँ भूकंप आया? चलें। अब आवाज आ रही है ना? चलिए, आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे। सुनो 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 सुनो, इधर इन्होंने क्या बोला र्यूमर पैमाने में कि भाई देखो इस प्रकार से, नेक्स्ट आपका जो पैमाना है वो र्यूमर है, ठीक है। उन्होंने बोला कि 0 डिग्री र्यूमर पे क्या होगी, फ्रिज होगी, और 80 डिग्री र्यूमर पे क्या होगी, बॉयल होगी। तो इन्होंने कितने बराबर भागों में बांटा, 80 बराबर भाग, 80 पार्ट में पूरी स्केल को बांटा। और ईच पार्ट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईच पार्ट रिप्रेजेंट यानी कितने को निरूपित कर रहा है, तो ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1 डिग्री र्यूमर, 1 डिग्री र्यूमर को आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से अगर मैं बात करूं अमाउंट ऑफ हीट की, अमाउंट ऑफ हीट, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम बराबर भागों में इसने बांटा है।
तो सबसे ज़्यादा र्यूमर का हो जाएगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा आपका किसका हो जाएगा अमाउंट, 1 डिग्री र्यूमर में अमाउंट ऑफ हीट सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन बराबर, और सबसे कम होगा अभी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि 4 स्केल देखे हमने, तो 4 स्केल में हम बता सकते हैं कि ये होगा भाई। अगर मैं सेंसिटिविटी की बात करूँ तो सबसे बेकार सेंसिटिविटी इसकी होगी, क्योंकि इसको बढ़ने के लिए ज़्यादा चाहिए सेंसिटिविटी। अगर मैं सुग्राहिता की बात करूँ, पैमाने की सुग्राहिता, तो याद रखिएगा सबसे बेकार इसकी हो जाएगी। सबसे अच्छा फ़ारेनहाइट, यहाँ से मैं आपको बात करता हूँ फ़ारेनहाइट स्केल सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेल्सियस और केल्विन बराबर रहेंगे, और उसके बाद आपका र्यूमर। सबसे बेकार सेंसिटिविटी जो है र्यूमर की होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्केल चलते हैं बेटा। नेक्स्ट स्केल है रैनकाइन, रैनकाइन स्केल। नेक्स्ट स्केल है रैनकाइन स्केल। हेडिंग डालिएगा रैनकाइन पैमाना, जल्दी से हेडिंग डालिए रैनकाइन पैमाना, रैनकाइन स्केल। अबे निप्पो की सेल नहीं है कदे, अच्छी सेल है। इस समय थोड़ा सा चार्ज नहीं हो पा रही है, लगातार क्लासेस की वजह से कभी कभी क्या होता है कि चार्जर जो है ना चार्ज नहीं हो पाता है, या फिर हमने मान लो जो अभी ख़त्म हुई थी वही सेल लगा लिया, तो ये मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, बोल बेटा जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, रेनकाइन ने, सुनो आ जाओ, यहां तक क्लियर है। अब आ जाओ, रेनकाइन ने अपने स्केल में क्या दिया, थोड़ा सा इसको करेक्ट करना। रेनकाइन ने अपने स्केल में क्या दिया, रेनकाइन ने अपने स्केल में बताया कि देखो भैया, अगर मैं क्या ले रहा हूं, कौन सा चीज ले रहा हूं, अगर मैं ले रहा हूं वाटर, क्या ले रहा हूं बेटा, अगर मैं ले रहा हूं वाटर, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉरी वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो सेल्सियस में 0 डिग्री, केल्विन में 273, फ़ारेनहाइट में 32, और यहां पर अगर देखोगे तो 492 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री रेनकाइन। ठीक है, और ये किस पर, तो आपके ये फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। और उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट बोला उन्होंने 672 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सॉरी डिग्री रेनकाइन।
डिग्री रेनकाइन। अब इन्होंने कितने बराबर भागों में बांटा, घटा दो कितना आ रहा है, 8 जोड़ दो तो 180 बराबर भागों में। तो इन्होंने कितने बराबर भागों में बांटा भाई, तो इन्होंने अपने स्केल को 180 पार्ट में। थोड़ा सा इसमें जानते हो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, इनमें कई जगहों पे आपको कई बुक्स में आपका दिया गया है कितना, ऐसे दिया गया है, ये तो 672 है लेकिन यहाँ पर 460 दिया गया है कई किताबों में। इससे क्या होता है कि इनके बीच के जो भाग हो जाते हैं वो 212 बराबर भाग हो जाते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। ओके, तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको देखना है बेटे। कई जगह पे आपका ये दिया हुआ है, अधिकतर जगह पे ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो अधिकतर जगह पे कौन सी वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है। यानी 492 रेनकाइन पर क्या होता है बेटा, 492 डिग्री रेनकाइन पर फ्रीजिंग पॉइंट है और 672 पर क्या है, रेनकाइन पर आपका बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर, यहां तक क्लियर है? अरे बोलो, यहां तक क्लियर है? चले, चलिए, तो यहां से इन्होंने 180 बराबर भागों में लगभग अपने स्केल को बांटा, ठीक है। 172 तो दिख ही रहा है साफ साफ, और 8 ही है 180 बराबर भागों में। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ईच पार्ट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ईच पार्ट ऑफ स्केल रिप्रेजेंट, कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 डिग्री रेनकाइन। अब यहां से अमाउंट ऑफ हीट की बात करूं तो अमाउंट ऑफ हीट, अगर अमाउंट ऑफ हीट यानी उष्मा की मात्रा की बात करूं, ठीक है बेटा, उष्मा की मात्रा की बात करूं तो याद रखिएगा क्या कि सबसे ज्यादा किसमें होती है, 1 डिग्री र्यूमर, उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन बराबर होते हैं, और इसके बाद याद रखिएगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और 1 डिग्री रेनकाइन, ये बराबर होंगे क्योंकि दोनों 180 बराबर भागों में बंटते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहां से सेंसिटिविटी की बात होगी तो अगर मैं बात करूंगा किसकी बेटा, सेंसिटिविटी, सुग्राहिता की बात करूंगा, तो याद रखिएगा सुग्राहिता में क्या होगा, सबसे ज्यादा सुग्राही होगा आपका रेनकाइन और फ़ारेनहाइट, इसके बाद सुग्राही होंगे कौन से, इसके बाद आपके सॉरी, इसके बाद जो सुग्राही होंगे वो होंगे केल्विन और सेल्सियस, और सबसे कम जो सुग्राही होगा वो होगा र्यूमर। चलिए, तो यहां पर इस चीज को देखिएगा बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया पांचों स्केल के बारे में। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है? चले, हाँ, इमेज को भी बनाओ ना, इमेज से सही रहता है ना। अब सुनो, यहां तक क्लियर होगा? चलो, यहां से क्लियर होने के बाद आपने अभी तक कितने स्केल पढ़े, तो आपने अभी तक पढ़ा बेटा सबसे पहले सेल्सियस। सेल्सियस में आपने क्या देखा, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, फ्रीजिंग पॉइंट ये था, बॉइलिंग पॉइंट ये था, ऊपर वाला बॉइलिंग पॉइंट है। इसके बाद आपने देखा कौन सा, फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपका बॉयल हो रहा था, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या हो रहा था, आपका फ्रीज हो रहा था। इसने कितने बराबर भागों में बांटा था, 100 पार्ट में। इसने कितने बराबर भागों में बांटा, तो 180 पार्ट में, 180 बराबर भागों में। इसके बाद आपने देखा केल्विन, 273 पे फ्रीज हो रहा था, 373 पर जो है 373 पर जो है आपका बॉयल हो रहा था, और इसने कितने बराबर भागों में बांटा,
100 बराबर भागों बटा। इसके बाद आपने क्या देखा, इसके बाद आपने देखा र्यूमर। 0 डिग्री र्यूमर में आपका फ्रीज हो रहा था, 80 डिग्री र्यूमर में क्या हो रहा था भाई, बॉयल हो रहा था। और कितने बराबर भागों में बांटा, आपके 80 बराबर भागों में बांटा। इसके बाद आपने क्या देखा, इसके बाद आपने देखा बेटा रेनकाइन। रेनकाइन आपने क्या देखा, 492 डिग्री रेनकाइन में ये फ्रीज हो रहा था, 672 डिग्री रेनकाइन में ये बॉयल हो रहा था। और इसने कितने बराबर भागों में बांटा, 180 बराबर भागों में बांटा, 180 पार्ट, ठीक है, 180 बराबर भागों में बांटा। अब यहां से आपको रिलेशन निकालना है इन पांचों के स्केल में। मान लो सेल्सियस में आपको वैल्यू दी रही हो, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, फ़ारेनहाइट वाले को मान लो र्यूमर में कन्वर्ट करना हो, तो आपके पास रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन कैसे होगा, तो देखो आपको सबसे पहले कौन सा स्केल है, तो डिग्री सेल्सियस स्केल है। तो वो स्केल जो वैल्यू दी रहेगी, माइनस में न्यूनतम तापमान कितना है, 0। तो लिखो ना लिखो बात बराबर, अपन में जितने बराबर भागों में बांटा है, कितने बराबर भागों में, 100 बराबर भागों में, बराबर। यहां पर कौन सा है, फ़ारेनहाइट है। माइनस में न्यूनतम तापमान कितना है, न्यूनतम तापमान यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट आपका 32 डिग्री है, तो 32 अपन में कितने बराबर भागों में, 180 बराबर भागों में, तो 180 बराबर भागों में ये रिलेशन हो जाएगा। अपॉन में ये आपका कितना हो जाएगा, केल्विन। माइनस में न्यूनतम ताप यानी 273, अपॉन में कितने बराबर भागों में, 100 बराबर भागों में, ठीक है। इक्वल टू र्यूमर, र्यूमर का क्या हो जाएगा बेटा, डिग्री र्यूमर। माइनस में आपका न्यूनतम कितना है, 0 है, तो 0 है तो कोई वैल्यू रखने से फायदा नहीं। अपॉन में कितने बराबर भाग, 80 बराबर भाग, इक्वल टू में डिग्री रेनकाइन है, माइनस में न्यूनतम ताप 492, अपॉन में आपका कितने बराबर भागों में, 80 बराबर भागों में। तो ये आपका रिलेशन आ गया बेटा। यहां से आप कोई भी जो है टेम्परेचर निकाल सकते हो। ठीक है। और इसी को अगर मैं थोड़ा सा 20 से, नीचे वाले भाग को 20 से डिवाइड कर दूं, सबको अगर मैं 20 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो कोई अंतर पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला। यानी यहां से मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा कितना, सबको 20 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 100 को 20 से डिवाइड करोगे 5, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान कर देता है, ये हो जाएगा 9, 100 को डिवाइड करो 20 से 5, 80 को 20 से डिवाइड करोगे 4, 180 को 20 से डिवाइड करोगे 9, तो एक आपका ये भी आ जाता है फॉर्मूला। दोनों सेम ही है बात, बस क्या हुआ, एक में कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये आपके रिलेशंस है। अब आराम से आप किसी से भी किसी भी को भी निकाल सकते हो, किसी से किसी को निकाल सकते हो। यहां तक क्लियर है, किसी से किसी को निकाल सकते हो बेटा, ये इनके बीच का रिलेशन है बेटा। यहां तक क्लियर है। यहां तक आपको क्लियर हुआ क्या? यहां तक क्लियर है क्या? यहां पर मैंने ये बोला, देखो बेटा, यहां पर आपके कई बुक्स में मैंने बोला 460 लेता है, तो यहां पर 200 बराबर हो जाएगा, 212। लेकिन आपको क्या लेना है, अधिकतर जो आपके नेट वगैरह पे भी देखोगे तो आपका, और कई स्टैंडर्ड बुक्स में ये वैल्यू दिया हुआ है, तो इस वैल्यू का आप लोगे। 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री केल्विन के इक्वल थोड़ी ना, अमाउंट ऑफ हीट उसमें कितना है, इक्वल थोड़ी ना कर रहा मैं, उसमें अमाउंट ऑफ हीट किसमें ज्यादा किसमें कम है। तो 1 डिग्री में जितना अमाउंट ऑफ हीट होगा ना, जितना उष्मा की मात्रा होगी, उतना ही 1 डिग्री केल्विन में भी होगा। ये नहीं कह रहा कि 1 केल्विन जो है 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, ये नहीं कह रहा। चीजों को थोड़ा समझा स्टार्ट करो। अमाउंट ऑफ हीट की बात रही है कि उसमें 1 डिग्री में कितना उष्मा है। यहां तक रिलेशन समझ में आया बेटा? अब छुट्टी कर दूं? चलो कोई नहीं, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बेटे।
आज आप लोगों ने पूरा टेम्परेचर स्केल समझ लिया है, कल थर्मोमेट्री स्टार्ट करेंगे, कल वहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, स्माइली की प्रैक्टिस। जय हिंद, जय भारत।